हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग 2020 की सितंबर मंथ्स की फुल करंट अफेयर को कवर करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि 27 सितंबर 2020 को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया। इस वर्ष का थीम था टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। तो विश्व पर्यटन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 27 सितंबर मनाया जाता है। इस वर्ष का इसका जो थीम था वो था टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद अगला है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ने कृतज्ञ नामक हैकाथॉन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था कि कृषि में मशीनीकरण के नवाचार को बढ़ावा देना तथा महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना। उसके बाद अगला है कि ओ स्मार्ट योजना। क्या है? ओ स्मार्ट योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा उद्देश्य था महासागरों में अनुप्रयोग, संसाधन, प्रौद्योगिकी आदि विकास की गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। तो ये ओ स्मार्ट योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जा रहा है। फिर अगला है कि 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 14,000 करोड़ की 9 राजमार्ग परियोजना तथा 45,945 गाँव में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए घर तक फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है। तो कब कर रहा है? तो 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 14,000 करोड़ और 9 राजमार्ग परियोजना तथा 45,945 गाँव में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए घर घर तक फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। फिर उसके बाद अगला है कि 21 सितंबर 2020 को महामारी रोग संशोधन विधेयक संसद में पारित कर दिया गया। इस विधेयक से महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन किया गया। इसके तहत किसी भी महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को 7 साल की सजा तथा 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। फिर अगला है कि 20 सितंबर 2020 को देश की पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। तो किसने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की? तो पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के द्वारा शपथ दिलाई गई। HD देवगौड़ा देश के 11वें प्रधानमंत्री 1996 से 97 के दौरान वो थे। वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। वे कर्नाटक के मंत्री भी रह चुके हैं। कौन? तो HD देवगौड़ा। फिर उसके बाद है कि 18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी महासेतु रेल पुल का उद्घाटन किया। यह पुल 1.9 किलोमीटर लंबा है, जो 516 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित है। यह पुल भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है तथा इसके निर्माण से मिथिलांचल से रेल संपर्क जुड़ जाएगा। इसके साथ ही 12 अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने आधारशिला रखी थी। इसका आधारशिला किसने रखा था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। कब? 2003 ईस्वी में। उसके बाद गुजरात सरकार विजय रूपानी ने विद्युत वाहनों को प्रोत्साहित करने हेतु सब्सिडी देने की घोषणा की है। सरकार कक्षा 9 के बाद के छात्रों को 12,000 रुपये की सब्सिडी देगी ताकि वे इलेक्ट्रिक दोपहिए वाहनों का उपयोग कर सकें। तो कितने कक्षा के बाद? 9 कक्षा के बाद छात्रों को 12,000 रुपये की सब्सिडी दिया जाएगा। ये कहाँ के सरकार के द्वारा दिया जा रहा है? तो ये गुजरात सरकार विजय रूपानी के द्वारा दिया जा रहा है। फिर उसके बाद अगला है कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कृषि क्षेत्र के तहत लोकसभा में पारित 3 बिलों के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कब दे दिया? तो 17 सितंबर को दे दिया। उसके बाद अगला है कि महिला उत्कर्ष योजना। क्या है? महिला उत्कर्ष योजना गुजरात सरकार 19 सितंबर इसके तहत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 50,000 महिला समूह बनाए जाएंगे तथा उन्हें ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। उसके बाद अगला है कि कर्नाटक सरकार ने मेकेदातु परियोजना के निर्माण को लेकर एक टीम गठित करने का निर्णय लिया है। कर्नाटक सरकार ने मेकेदातु परियोजना के निर्माण को लेकर एक टीम गठित करने का निर्णय लिया है। यह परियोजना कावेरी नदी पर निर्मित है। इसका तमिलनाडु सरकार के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। उसके बाद फिर है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। क्या है? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
मध्य प्रदेश सरकार इसके तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र लाभार्थियों को 4,000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता कुल 10,000 रुपये दी जाएगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो केंद्र सरकार जो हर किसानों को 6,000 रुपये सालाना देता है, उसमें से ये राज्य सरकार 4,000 और ऐड करके कुल 10,000 रुपये का वितरण किया जाएगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। फिर उसके बाद है कि चौथी वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन। क्या है? चौथी वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का आयोजन 15 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक किया जाएगा, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया। फिर है कि इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 18 सितंबर को जारी हुआ, जिसमें मार्च से जुलाई 2020 के दौरान प्रथम स्थान मिजोरम, दूसरा स्थान पंजाब राज्य। उसके बाद है कोविड-19 का सबसे जो बुरा प्रभाव पड़ा वो महाराष्ट्र राज्य को और दिल्ली राज्य को पड़ा इसमें। फिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की। तो किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की? तो सितंबर महीने को। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य था कि देश में कुपोषण की समस्या को कम करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर की 5 भाषाओं उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, कश्मीरी और डोगरी, कौन कौन सी 5 भाषा है? तो उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, कश्मीरी और डोगरी को केंद्र शासित प्रदेशों की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी गई। आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दे दी गई। धारा 370 के प्रावधान के निरस्त होने से पहले उर्दू तथा अंग्रेजी वहाँ की आधिकारिक भाषा थी। फिर अगला है कि हिमाचल प्रदेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। कौन सा राज्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो हिमाचल प्रदेश राज्य बन गया है। उसके बाद है फिर कि हिमाचल प्रदेश ने इसके लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया है। कितने सदस्यों का टास्क फोर्स गठन किया गया? तो 43 सदस्यों का। फिर उसके बाद है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम श्री राम के नाम पर करने की घोषणा किया है। तो कौन से एयरपोर्ट का नाम श्री राम एयरपोर्ट करने की घोषणा किया है? तो अयोध्या एयरपोर्ट का। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होगा। अब इस एयरपोर्ट का कार्य जो है वो दिसंबर 2021 तक पूरा भी कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद है कि 15 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7 परियोजनाओं की शुरुआत की। ये परियोजनाएं जलापूर्ति तथा सीवरेज से जुड़ा हुआ है, जो केंद्र की नमामि गंगे तथा अमृत योजना से संबंधित है। बिहार में इन परियोजनाओं के लिए 501 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने बिहार में 971 करोड़ रुपए की मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी प्रदान की। केंद्र सरकार ने बिहार में 971 करोड़ रुपए की मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर 120 किलोमीटर लंबी परियोजना है। यह जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है कौन? वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 80 जो इसमें 120 किलोमीटर लंबी परियोजना है। फिर उसके बाद है कि 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई। 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई। इस बिल के तहत खाद्य पदार्थों, अनाज, दाल, प्याज, आलू आदि को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान किया गया है। फिर उसके बाद है कि इससे क्या होगा कि बाजारों में इनकी स्पर्धा तथा खरीद बढ़ जाएगी और किसानों को उचित मूल्य भी प्राप्त हो जाएगा। फिर उसी में है कि इसका मुख्य उद्देश्य था कि कृषि में सुधार और किसानों की आय में वृद्धि करना। उसके बाद देखिए अगला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। इसका निर्माण अगले 4 वर्षों में पूरा किया जा सकता है। ये जो एम्स है जो बिहार के दरभंगा में बन रहा है, ये 4 वर्षों में पूरा करने की संभावनाएं है। उसके बाद है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में राज्यों की रैंकिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 की में राज्यों की जो रैंकिंग है वो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा जारी किया गया। ये किसके द्वारा? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा जारी किया गया, जिसमें से प्रथम स्थान आपको आंध्र प्रदेश को मिला, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश, तीसरा तेलंगाना और बिहार का स्थान जो है 26वां और अंतिम स्थान है त्रिपुरा, जिसको 36वां रैंक मिला है।
36वां स्थान मिला है त्रिपुरा को। तो याद रखिए, पहला कौन है? आंध्र प्रदेश है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा तेलंगाना है, बिहार का स्थान 26वां है और अंतिम स्थान है 36। फिर है कि विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान दूसरा है। तो देखिए, पूरे वर्ल्ड में जो सड़क नेटवर्क है, जो रोड के नेटवर्क में है, उसमें इंडिया का जो स्थान है वो कितना है? दूसरा है, जबकि पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका का। फिर उसके बाद है कि 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन में 30% की कटौती की बिल पारित कर दिया गया। तो देखिए, 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन में 30% की कटौती का बिल पारित हुआ। इसके तहत कोविड-19 से उत्पन्न वित्तीय समस्याओं को दूर करने में इसका जो क्या है कि उद्देश्य है वो क्या है कि कोविड-19 से उत्पन्न जो वित्तीय समस्याएं हुआ था उसको दूर करने का उद्देश्य है। इसमें सांसदों के वेतन में 1 अप्रैल 2020 से 1 वर्ष तक 30% तक की कटौती किया जाएगा वेतन में। फिर उसके बाद है कि गृह प्रवेश कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? गृह प्रवेश कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित किया। तो ये कहाँ पर किया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत किया। ये मध्य प्रदेश राज्य में शुरुआत किया। ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मध्य प्रदेश में 1,75,000 लोगों को घर उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2022 तक भारत सरकार के द्वारा सभी ग्रामीणों को आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो कब तक? तो 2022 ईस्वी तक। फिर उसके बाद है कि दक्षिण भारत की पहली किसान रेल आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से दिल्ली के लिए चलाई गई। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल चलाया गया। कहाँ से कहाँ? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से दिल्ली के लिए चलाया गया। पहली किसान रेल महाराष्ट्र बिहार के लिए चलाई गई थी। सबसे पहली किसान रेल चलाया गया था महाराष्ट्र से लेकर के बिहार के बीच में। उसके बाद अगला देखिए कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल का फुल फॉर्म क्या था? सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। क्या है? सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन नामक ऋण योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। फिर है कि भारतीय बैंकिंग संघ इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा जारी एज बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में बैंक ऑफ बड़ौदा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा बैंक को? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को। वीर लक्ष्मी। क्या है? वीर लक्ष्मी तमिलनाडु में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर बन गई है। तो देखिए, भारत की पहली महिला ड्राइवर कौन बन गई है जो एम्बुलेंस चलाएगी? तो वीर लक्ष्मी, जो तमिलनाडु राज्य की है। फिर उसके बाद है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत 118 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही भारत में कुल 224 चीनी ऐप्स वर्तमान में प्रतिबंधित हो चुके हैं। फिर कि कर्नाटक सरकार के द्वारा मांडवी महादई नदी पर कलसा बंडूरी बांध परियोजना का निर्माण शुरू कर दिया गया है। यह परियोजना जो है कर्नाटक तथा गोवा के मध्य मांडवी नदी जल बंटवारे को लेकर चल रहा है विवाद के कारण 2 दशकों से रुका हुआ था। 2002 में इसे मंजूरी मिली थी। फिर है कि केरल के इडुक्की जिले में एरविकुलम नेशनल पार्क के पास नायमक्कड़ की टी स्टेट में भारी भूस्खलन हुआ। यह नेशनल पार्क नीलगिरी तहर तथा नीला कुरिंजी फूल जो 12 साल में एक बार खिलता है के लिए प्रसिद्ध है। ये फूल 12 साल में एक बार खिलता है, उसी के लिए फेमस है। फिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान चन्नापटना खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने की बात की। कौन सा खिलौना? चन्नापटना खिलौना। यह लकड़ी के खिलौने हुए जो कर्नाटक में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फिर उसके बाद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान थारू जनजाति के द्वारा मनाए गए बरना त्यौहार की सराहना की। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के लिए थारू जनजाति के द्वारा बरना त्यौहार मनाया जाता है, जिसके तहत लोग प्रकृति की रक्षा के लिए 60 घंटे तक घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। ये बरना त्यौहार में क्या करता है कि लोग जो है वो 60 घंटे तक घर से बाहर नहीं निकलता है। फिर उसके बाद है कि अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन के द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में एकमात्र भारतीय राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल किया गया है।
इनके अलावा इन सूची में 3 अन्य भारतीय शामिल हैं, वो हैं प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता, आयुष्मान खुराना और बिलिक्स। फिर है कि 24 सितंबर 2020 को सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, देश के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी हिस्सा लिया। इसकी अध्यक्षता नेपाल के विदेश मंत्री ने की। सार्क की स्थापना कब हुआ था? तो सार्क की स्थापना हुआ था 1985 ईस्वी को। उसके बाद सार्क का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क देशों में जो कौन कौन से देश हैं? तो वह भारत है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मालदीव है। फिर उसके बाद है कि ब्राज़ील में निवास करने वाली यानोमामी जनजाति, कौन सा जनजाति? यानोमामी जनजाति ने भारत सरकार तथा सोना आयात करने वाली कंपनी से अमेजन क्षेत्र में पाए जाने वाले सोने की खरीदने से रोकने की अपील की है। यानोमामी जनजाति ने खनन के दौरान उनके साथ होने वाले हमले के डर से ऐसा करने की अपील की है। फिर है कि ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 17 सितंबर IMD और सिंगापुर यूनिवर्सिटी के द्वारा संयुक्त रूप से जारी प्रथम स्थान जो है वो प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला, दूसरा स्थान हेलसिंकी को मिला और नई दिल्ली जो है वो 68वां स्थान मिला, बेंगलुरु को 79वां स्थान मिला और हैदराबाद को 85वां और मुंबई को 78वां स्थान मिला। फिर है कि 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो रूस में स्थित है बन गया है। कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो रूस देश में है। फिर उसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 के युवा वर्ग की सूची में जारी की गई, जिसमें एक भारतीय उदित सिंगल को शामिल किया गया है। इनकी उम्र 18 वर्ष है। इन्होंने कांच की समस्याओं को कम करने हेतु कांच को रेत में बदलने के लिए ग्लास टू स्टैंड प्रणाली विकसित किया है। कौन सा प्रणाली? ग्लास टू स्टैंड प्रणाली विकसित की है। सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय बॉन्ड जारी करने वाली पहला मेक्सिको दुनिया का देश बन गया है। इस बॉन्ड के जरिए मेक्सिको ने $890 मिलियन जुटाए हैं, जो देश के विकास में योगदान देगा। फिर उसके बाद है कि मालदीव में कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने के लिए भारत ने $25 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं। उसके बाद है कि इंडिया, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका क्या है कि इंडिया, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो 18 सितंबर 2020 को संपन्न हुआ, जिसमें कई मुद्दों जैसे सुरक्षा, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 आदि पर चर्चा हुआ। IBSA की स्थापना जो है वो 2003 में ब्राज़ीलिया की घोषणा के बाद हुआ था। फिर अगला है कि व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत और मालदीव के बीच पहला कार्गो फेरी सेवा शुरुआत किया गया। तो देखिए, पहला कार्गो फेरी सेवा कौन से 2 देशों के बीच शुरू हुआ? तो भारत और मालदीव के बीच में शुरू हुआ। मालदीव के माले तथा कुलधुफुसुसी बंदरगाह और भारत के कोचीन तथा तूतीकोरिन बंदरगाह को इस मालवाहक नौका सेवा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सकी के द्वारा संचालित की जाएगी। किसके द्वारा? सकी की। फिर उसके बाद है कि भारत सरकार ने खनिज संसाधनों और भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए फिनलैंड के साथ समझौता किया है। भारत सरकार ने खनिज संसाधन और भू विज्ञान के क्षेत्र में कौन से देश के साथ समझौता किया? फिनलैंड देश के साथ। यह समझौता दोनों देशों के मध्य भू विज्ञान प्रशिक्षण, भूकंप सर्वेक्षण, खनिज पूर्वानुमान आदि वैज्ञानिक संबंधों को मजबूत प्रदान करेगा। फिर उसके बाद है कि 30 नवंबर 2020 को SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। ये जो शंघाई सहयोग संगठन में वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत तथा पाकिस्तान 2017 में इसका सदस्य बना था। इसकी स्थापना हुआ था 2001 ईस्वी में। फिर उसके बाद है कि 2 सितंबर को बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया, जिसमें भारत ने भाग लिया। बिमस्टेक में 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका तथा थाईलैंड है। बिमस्टेक की स्थापना 1997 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? काठमांडू में हुआ था। फिर उसके बाद देखिए अगला है कि 5G तकनीक को बढ़ावा देने हेतु भारत, अमेरिका तथा इजराइल ने एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया।
क्या है कि 5G तकनीक को बढ़ावा देने हेतु भारत, अमेरिका तथा इजराइल ने एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। असोल क्या है? असोल चीनी अभियान बांग्लादेश सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु इस अभियान की शुरुआत की गई। तो देखिए, असोल चीनी अभियान जो है वो बांग्लादेश सरकार के द्वारा सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु इस अभियान की शुरुआत किया गया। फिर उसके बाद है कि बच्चों के खिलाफ हो रही हिंसा को समाप्त करने हेतु यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा कोष आयुष्मान खुराना को अपना सेलिब्रिटी अधिवक्ता चुना है। तो देखिए, बच्चों के खिलाफ जो हिंसा हो रहा है उस हिंसा को समाप्त करने के लिए यूनिसेफ ने किसको अपना सेलिब्रिटी अधिवक्ता किया है? तो आयुष्मान खुराना को। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। इसका गठन जो है 1946 ईस्वी में हुआ था। फिर उसके बाद अगला है कि संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति पर राष्ट्र आयोग के सदस्य के रूप में भारत को प्रवेश मिल गया है। भारत 2021 से 2025 तक इस आयोग का सदस्य होगा। यह यूनाइटेड नेशन आर्थिक और रासायनिक परिषद का एक निकाय है जो महिला सशक्तिकरण तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु कार्य करता है। फिर अगला है कि SCO, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 सितंबर को रूस की 3 दिवस यात्रा पर गई। फिर उसके बाद है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा बाल मृत्यु दर पर एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसके तहत 1990 से 2019 तक बाल मृत्यु दर में कमी आई है। 1990 में 1.25 करोड़ मृत्यु तथा 2019 में 52 लाख हुआ, तो बहुत से ज़्यादा कमी आया है। पूरी दुनिया में बाल मृत्यु दर में 1/3 केवल भारत और नाइजीरिया में ही है। भारत में बाल मृत्यु दर प्रति 1000 बच्चों पर 1990 में 126 था, जो 2019 में 34 रह चुका है। यह मृत्यु दर 5 साल में कम आयु के बच्चों के लिए होता है। फिर उसके बाद अगला है कि चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव को ध्यान में रखते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत, फ्रांस तथा ऑस्ट्रेलिया के मध्य त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन हुआ। तो कौन कौन से 3 देशों के मध्य त्रिपक्षीय वार्ता हुआ? तो भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच। उसके बाद है कि 17 सितंबर 2020 को G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा की गई। तो देखिए, 17 सितंबर 2020 को G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ, जिसमें सऊदी अरब के सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान ने इसकी अध्यक्षता की। फिर उसके बाद अगला देखिए कि 8 सितंबर को पहला वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस सम्मेलन में 149 देशों ने भी हिस्सा लिया। इसका आयोजन ISA द्वारा सौर ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। फिर अगला है कि 5वें ब्रिक्स देशों की रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता रूस के द्वारा की गई। ब्रिक्स में शामिल देश हैं ब्राजील, भारत, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका। फिर उसके बाद है कि 23 सितंबर 2020 को जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.9% की गिरावट का अनुमान लगाया गया। उसके बाद अगला देखें कि ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP -9% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि ADB के द्वारा एशिया के विकास के लिए GDP की वृद्धि दर 0.7% रहने का अनुमान लगाया है। फिर है कि मूडीज रेटिंग एजेंसी, क्या है? मूडीज रेटिंग एजेंसी ने भारत की GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 11.5% रहने का अनुमान लगाया है। उसके बाद अगला है कि मौजूदा वित्त वर्ष 2020, यहाँ पे क्या होगा? 20 होगा। मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में NSO के द्वारा भारत की GDP वृद्धि दर 23.2% दर्ज की गई। 40 साल में यह भारत अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी गिरावट है। यहाँ पे -23.2 होगा। कितना है? -23.2% दर्ज की गई है, जो 40 साल में यह सबसे बड़ा गिरावट है अर्थव्यवस्था में। उसके बाद है कि रक्षा क्षेत्र में विदेश निवेशकों को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के स्वचालित मार्ग के तहत 74% FDI को मंजूरी दी गई। इससे पहले 49% था। FDI का फुल फॉर्म जान लीजिए। तो FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद अगला देखिए कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाले शिवांगी सिंह
कौन? शिवांगी सिंह, जो वाराणसी की है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। तो राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर प्लांट पायलट बन गई है कौन? तो शिवांगी सिंह बन गई है, जो वाराणसी की है। उसके बाद अगला देखिए कि भारतीय नौसेना में पहली बार 2 महिला अधिकारियों सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी तथा सब लेफ्टिनेंट ग्रीन रीति सिंह को युद्धपोत पर तैनात किया गया। इन्हें हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के पद पर नियुक्त किया गया है। फिर अगला है कि पैसेज एक्सरसाइज। कौन सा एक्सरसाइज है? पैसेज एक्सरसाइज, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच यह अभ्यास हिंद महासागर में किया गया। तो देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के नौसेना के बीच यह अभ्यास शुरू हुआ हिंद महासागर में 23 सितंबर को। पैसेज एक्सरसाइज DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 22 सितंबर 2020 को ओडिशा के बालासोर से अभ्यास हीट, जिसको में हाई स्पीड एक्सटेंडेबल एरियल टारगेट वाहन का सफल उड़ान परीक्षण किया। उसके बाद अगला है कि इंद्र 2020 नौसैनिक अभ्यास भारत तथा रूस के मध्य 4 से 5 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में आयोजन किया गया। फिर है कि भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है, जिसकी हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता 12,000 से 14,000 इकाई है। इसे CSIR, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है, ने विकसित किया है। उसके बाद है कि भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा की खोज की है। यह खोज अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को विशिष्ट पहचान प्रदान करेगा। फिर अगला है कि अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमेन ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है। वर्ष 2003 में अंतरिक्ष में जाने वाली वह पहली भारतीय महिला थी। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने पहली बार शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन नामक एक गैस की खोज की है। इस खोज से शुक्र पर जीवन की संभावना जताई जा रही है। फिर अगला है कि अमेरिका रक्षा विभाग के द्वारा जारी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार चीन की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।